प्रोग्राम मेरा सवाल मेज़बान अहमद इमरान खान। ख़वातीन और हज़रात, कुरान में अल्लाह कहता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर दूंगा। तुम शुक्र अदा करते रहो, मैं इजाफा करता रहूँगा। हमारी, मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगियाँ नेमतों से भरी हुई हैं। उन बेशुमार नेमतों की तादाद का तयन करना, काउंट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक एक सांस के साथ भी हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझ में, आप में, मेरे इर्द गिर्द के लोगों में, मेरे शहर, मेरे घर, मेरे सूबे, मेरे इदारे, मेरे तमाम वतन के हम वतनों में एक अजीब सी बेसकूनी है, एक अजीब सा ख्यास है, एक अजीब सा गैर इत्मीनान है। इस गैर मुतमईनी की वजह, इत्मीनान ना होने की एक बड़ी वजह पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी है, और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की बड़ी वजह है हमें वो पॉलिटिकल ऐसा कायद नहीं मिला जिसके पास इतना बड़ा एनर्जी का रिसोर्स होता, इंजन होता, प्योरिटी का, एनर्जी का, अपने ईमान का, अपने कंडक्ट का, अपनी डीड का, कि वो कौम को किसी तरफ लेके चलता। तब्दीली का नारा लगाने वाले इमरान खान, जिन्होंने नारा लगाया 1996 में, हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया जिसमें हमने उनकी पहली की तकरीरों का कंटेंट शेयर किया और उनकी लेटेस्ट तकरीर का कंटेंट शेयर किया, तो कंटेंट सेम था, एक जैसा। इमरान खान ने करप्शन के अगेंस्ट नारा लगाया और पहले दिन ही उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है, एक चीज याद रखें, आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। यानी अल्लाह तेरी इबादत और तुझसे मदद का नारे को बुलंद किया, सियासत का आगाज किया। फौरी तौर पे सियासत में आते ही वो पिट गए। वो 2001 का दौर आया, उसमें कुछ ऐसा लगा कि शायद उनका पॉलिटिकल करियर ब्राइट हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर आवाम ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक तवील जंग उन्होंने मीडिया के ज़रिए, मीडिया के हथियारों पे बैठ के लड़ी। उन्होंने अपनी राय को ट्रांसमिट किया, करते रहे, नशर करते रहे बार बार, और उस राय ने पाकिस्तान की अवामी राय को तब्दील करना शुरू किया। और इमरान खान एक अवामी सतह के ऊपर बड़े लीडर के तौर पे जैसे ही नमूदार हुए, तो उन्हें बहुत सारे पॉलिटिकल हेजेमोनिक स्टैचूज भी आके चिपक गए। इमरान खान जो मगरिब में सारी ज़िंदगी गुजार के आए थे, आज़ाद ख्याल इंसान थे, बल्कि उनका रवैया अगर कहा जाए तो वो अंग्रेज़ों वाला रवैया ही लेके पाकिस्तान आए थे। वो रवैया यहाँ पे फौरी तौर पे नहीं चला। उस रवैये को पब्लिकली अवामी सतह के ऊपर बाय करने में, ख़रीदने में 22 साल लग गए। इमरान खान ने अपना नज़रिया चेंज नहीं किया। तब्दीली कितनी आती है, कितनी नहीं आती। आजकल के बच्चे पूछ रहे हैं इमरान खान आ गए, अब क्या पूरा पाकिस्तान के सारे घर नए बनाए जाएंगे? तो अगर तो हम लोग ऐसी तब्दीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसी तब्दीली शायद कभी नहीं आएगी। तब्दीली आते आते टाइम लेगी, लेकिन इस तब्दीली को अमली जामा पहनाने के लिए दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिट्स हैं, एंटिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। नंबर 1 मीडिया, और नंबर 2 एक फैमिली यूनिट के सतह के ऊपर एक माँ। इमरान खान साहब के चैलेंजेस क्या हैं, पीटीआई के चैलेंजेस क्या हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त तैयार की जा सकती है। माशी चैलेंज है, गुर्बत का चैलेंज है, बेरोज़गारी का चैलेंज है, उसके अलावा उन्हें सेहत के मैदान में बहुत काम करना है, तालीम के मैदान में बहुत काम करना है। वो चैलेंज की एक लिस्ट है, उसको ऑर्डर आप बनाएं तो वो शहर से लेके, टाउन हॉल से लेके, सूबाई, बैन सूबाई, मुल्की, गैर मुल्की, खारजी, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, IMF के साथ इशूज़, बहुत लंबी लिस्ट है। और आई बिलीव कि इमरान खान इज़ अ पर्सन जो इस काम को बतरीके एहसन कर सकते हैं। उनका फोकस ज़्यादा बेहतर होगा एज अ लीडर, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, जो दो डोमेन्स उनके हर चैलेंज को, दो एंटिटीज़
उनके हर चैलेंज को पूरा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर एक अमल अंगेज का कंपोनेंट होता है जो प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। सो इमरान खान के चैलेंजेस को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए जो अमल अंगेज का काम सरंजाम दे सकती हैं, दो चीज़ें, वो एक तो है मीडिया जिसकी एक शाख से मैं भी मुंसलिक हूँ, और दूसरी है फैमिली यूनिट जिसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर होती है एक माँ। तो इमरान खान को मीडिया और इस मुल्क की नौजवान माँ, इन दोनों को बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में कंपोज करके, ट्रेन करके, टेम करके इस कौम की आबियारी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हम कम वक्त में ज़्यादा मुसाफत तय करेंगे और मंजिल की तरफ तेज़ी से जाएंगे। नाज़रीन, ये जो फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान का, वो इस अजीमुशान मियाँ शहबाज शरीफ की यादगार के जैसा ही है। जैसे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बीच में पिलर्स हैं जिन्होंने इस ब्रिज को अपहोल्ड किया हुआ। फैमिली यूनिट भी इसी तरह के एक पिलर के ऊपर खड़ी है। एक तरफ माँ है, एक तरफ बाप है, जिन्होंने फैमिली को बैलेंस बना के, ख़ानदान को अच्छा ख़ानदान बना के सोसाइटी में इंडक्ट करना है। अगर इस साइड से बैलेंस जाएगा तो फिर भी ख़ानदान तबाह होगा, उस साइड से जाएगा फिर भी ख़ानदान तबाह होगा, और ज़्यादा ख़ानदान तबाह होंगे तो हम वैसे ही कौमी फोकस में अपने आ नहीं सकेंगे, जिसे इमरान खान टनल फोकस कहते हैं। ये पुल बनाने के लिए कर्जा देने वाले हमारे नेक्स्ट डोर नेबर मुल्क के बाबाए कौम माओ से तुंग ने अपनी कौम से कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी शऊर वाली माए दो, मैं तुम्हें नाकाबिले तस्खीर कौम दूंगा। Durante más de 25 años Mao Zedong gobernó un cuarto de la población mundial. अब हम भी उस मैच पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पढ़ी लिखी शऊर वाली रोशन रूहों वाली माएँ चाहिए जो एक नाकाबिले तस्खीर कौम की बुनियाद रख दें। कहते हैं पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा को, खाके वतन का मुझको हर एक जर्रा देवता है। अजीब सी बात है कि मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुझे अपनी पार्टीज़ लगती हैं, तमाम पॉलिटिकल रहनुमा मुझे अपने रहनुमा लगते हैं, मुझे सबसे मोहब्बत है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। हाँ, कंडक्ट के हवाले से प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये सब मेरे अपने हैं। तब्दीली आ गई है, इमरान खान का जो नारा था, तो तब्दीली नंबर 1 जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान को एक अरसे के बाद एक ऐसा लीडर मिलने जा रहा है जो कन्विक्टेडली, जो पब्लिकली कुरान को एडमायर करता है, बबांगे दोहल कहता है, पब्लिकली बताता है, लोगों को प्रोवोक करता है कि वो कुरान पढ़ता है, उससे रहनुमाई लेता है। एक इन प्रिंसिपली बिहेवियर की तब्दीली जो हम काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो ये कि इससे पहले हमारे रहनुमा जो है वो इतना ओपनली कुरान को रेफर नहीं किया करते थे। उनका मुशाहिदा शायद उतना टाइम इन्वेस्टेड नहीं था जितना शायद इमरान खान साहब का इन्वेस्टेड है। फिर सेकेंडली, खान साहब क्लियर कट कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत उनका मॉडल है। पहले के हुक्मरानों ने वो भी इस तरह बबांगे दोल क्लेम नहीं किया। अब कुरान का असलूब क्या है? कुरान मौत से हमें डराता नहीं है, मौत से फेमिलियर करता है और बताता है ये इम्तहान है, इसके बाद असल रिजल्ट आएगा। और इकबाल ने इसको किस तरह से रहनुमाई की। इकबाल कहते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त जीना तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो इमरान खान ने के कुछ हमारे सामने बिहेवियर ऐसे आए कि मौत का फेयर हमें उन्हें डोमिनेट करता हुआ दिखाई नहीं दिया। यकीनन इंसान है। Is your life threatened here by doing what you do? Well, the Interior Ministry
brought out a statement that I was the top two targets. The Prime Minister and I were the two main targets. You laugh about that. Well, the point is, I mean, you know, we have this, somehow we have this false sense of security that we'll live forever. Everyone has to die. मटीरियल लॉस, जान के नुकसान का खौफ उनके दिल में भी होगा, दिमाग में भी होगा, लेकिन डोमिनेट नहीं किया खौफ। और इसको उन्होंने एडमिट कैसे किया? अमली तौर पे पब्लिक के अंदर घुस के बार बार सैलाबी रैली में गाड़ी गुजार के और फिर अपने ख्यालात का इजहार करके वो कैसे, आप भी मुलाहिजा कीजिए। इतने पानी में वहां गया ऊपर अल्लाह है जो उसके हाथ में है। एक गोरा जब इमरान खान से पूछता है कि चेंज के लिए भी मौत एक्सेप्टेबल है, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, आप मुलाहिजा कीजिए। Is it worth dying to make change? Yes, the question is yes. I mean, you're going to die anyway. One thing's for certain, you're going to die sooner or later. I'm 62. You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission in life. ताकत की अलामत के तौर पे बनने वाले ये बड़े बड़े हेजमोनिक किले, लातादाद ईंटों का मलबा, अगर हमने अपने माशरे की इकाई फैमिली को आज सही ना किया, उसको बैलेंस ना दिया, उसको सिमत ना दी, तो हमारी सोसाइटी भी इसी एक उजड़े हुए हेजमोन जैसी आबादी होगी जिसका सब्सटेंस नहीं होगा, जो एक दूसरे के ऊपर शोर फेंक रहे होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे होंगे। तू तड़ाक का बाजार गर्म होगा, शर्म और हया के तकाजे उड़ा दिए जाएंगे, पर्दे नोच लिए जाएंगे। और फैज का वो शेर है, निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो चाहने वाला कभी तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्मो जान बचा के चले। हमारा मुआशरा एक ऐसा अजाब बन जाएगा कि हम एक दूसरे से अपनी जान और इज्जत बचाते फिरेंगे। रेहाम खान जो कि इमरान खान की दूसरी बीवी थी, वो हमारे ही शोबे से हैं, BBC की वेदर फोरकास्टर थी। एक इंतहाई ऑर्डिनरी मीडिया प्रैक्टिशनर की किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि पाकिस्तान की सियासत का एक देव मोलाई लीडर से उसके मुकद्दर जा मिले और उसकी शादी हो गई। किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि हज़ारों लाखों करोड़ों औरतें पाकिस्तान की शायद उनकी ये डिज़ायर हो, उनका ये ख्वाब हो, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फितरत ने रेहाम खान को चुना। रेहाम खान कैसी माँ बहन बेटी हैं, कैसी बीवी रहीं, इसके उनके साबिका शौहर ने, उनके पहले शौहर ने उनके ऊपर क्या क्या और कौन कौन से घिनौने गंभीर भारी इल्जामात लगाए, कतई नज़र इसके कि वो कैसी बेटी बहन बीवी साबित हुई। उनके साबिक शौहर ने, पहले शौहर ने उनके ऊपर क्या घिनौने भारी इल्जामात लगाए, वो कितने सच थे, कितने गलत थे। लेकिन लॉन्ग स्टोरी कटिंग शॉर्ट, रेहाम खान ने तलाक के लिए केस दायर किया और बरतानिया की अदालत से उन्हें तलाक मिल गई, उनको आज़ादी मिली, जिसके लिए उन्होंने एक कानूनी जंग लड़ी। वो आज़ादी लेने के बाद उन्हें मीडिया के अंदर दिन रात उन्होंने मेहनत की, मीडिया के अंदर BBC में उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने वहाँ पे बरतानिया में रहते हुए इंटेलिजेंट खातून थी, इंटेलिजेंट ब्रेन था, उन्होंने वहाँ पे रहते हुए कुछ जंतर मंतर, कुछ जादुई भी सीखे, कुछ जादू भी सीखा, कुछ जंतर मंतर भी सीखे, जो डबरा के डबरा उन्होंने गोरों के ऊपर अप्लाई किया। और वो ये डबरा के डबरा सीख के, वो जादू सीख के वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान पे वही कुछ मैजिकल कोड्स उन्होंने इमरान खान पे अप्लाई किए, जो सर चढ़ के बोले, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन वो देर पा साबित ना हुआ। और वो किस्मत जिस खातून के ऊपर मेहरबान हुई थी, वो खातून 1 साल के अंदर ही उस वज़न को अपने किरदार के स्ट्रेचर के ऊपर, फ्रेम के ऊपर उठा नहीं सकी और ज़मीं बोस हो गई। वो ज़मीं बोस जब हुई तो वो ऐसी ज़मीं बोस हुई कि उसने अखलाकियात के सारे पुराने और नए अंदाज बदल के रख दिए, पर्दे उठा के रख दिए, और इंतहाई एंड बिलो द बेल्ट, बहुत ही पर्सनल, बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि अंडर द ब्लैंकेट्स स्टोरीज निकाल के उन्होंने किताब की सूरत दे दी। उनके ऊपर कितने भारी और घिनौने इल्जामात लगाए,
हम एग्जामिन ये करते हैं कि एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर उनके क्रेडेंशियल्स क्या थे और उन्होंने कितना गेन किया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। ना अदालती कमीशन ना इंक्वायरी कमीशन, ऑपोजिशन ने हुकूमती तहकीकाती कमीशन के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन जमातों का भरपूर वार, हुकूमत का भी शौकत खानम हस्पताल के सदकात और खैरात के 18 बिलियन फंड जाया करने का इल्जाम। शौकत खानम हस्पताल फंड्स का इस्तेमाल क्या करप्शन है या गफलत? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। उम्मीदवार ने 6 घंटे पहले इंतखाबात से पार्टी की तब्दीली का ऐलान कर दिया। हल्का NA 245 का इंतखाब उम्मीदवार वोटर्स के रद्द-ए-अमल से पहले ही दिल बर्दाश्ता हो गया, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा माफी मांगते रह गए। रेहाम खान इमरान खान से तलाक के बाद एक लाहौर बेस्ड हेड ऑफिस न्यूज चैनल में उन्होंने जॉब शुरू की, तब्दीली के नाम पे प्रोग्राम लॉन्च किया और मैं अपनी इस हमवतन बहन के IQ को क्या दाद दूं कि जिसने 1-on-1 इंटरव्यू के लिए इंतखाब किया हसन निसार का, जो इंतहाई वहशियाना किस्म का तज्जिया करते हैं और इमरान खान के बहुत बड़े एडमायरर हैं। रेहाम खान ने उनको चुना 1-on-1 इंटरव्यू के लिए, पूरे 35-40 मिनट के इंटरव्यू के लिए, और वो उनके मुंह में सितम ज़रीफ़ी ये, कमज़ोरी की इंतहा ये कि वो हसन निसार के मुंह में कोशिश करती नहीं कि अपने अल्फाज डालें और उनके मुंह से कहलवाएं तब्दीली के खिलाफ कोई बात, इमरान खान के खिलाफ कोई बात, इमरान खान की ऑपोजिशन के ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म, और हसन निसार से ये कहलवाएं कि पनामा के ऊपर जो गवर्नमेंट को जिस तरह से ग्रिल किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह ग्रिल किया जा रहा है, ये ग्रिल किया जाना, इसको कंडेम करें। तो उनकी इस डिजायर को हसन निसार जैसे हमारे बड़े सीनियर घाक और खतरनाक सहाफी किस तरह रिस्पॉन्ड करते रहे, ये भी आप मुलाहिजा कीजिए। बात जो आपने पैनामा लीक्स की है, तो इसके बारे में मैं ये लिख चुका हूं कि ये गैबी मदद है जो इस मुल्क के अवाम को गैब की तरफ से आई है। अगर इसका फायदा ना उठाया गया तो नहुसत कई गुना बढ़ जाएगी और ये नाशुक्री होगी, ये कुदरत के साथ मजाक होगा। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला जो है, बहुत ही बड़ा, वो है करप्शन। इसको कम से कम सतह पे लाना वो होता है टारगेट हुकूमतों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुकूमतें रही ही मोस्टली फॉर द लास्ट 30 some years जो खुद करप्शन के सिंबल्स थे और सिंबल्स हैं। जो मेरा तज्जिया है या जो मैं देखती हूँ, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि पाकिस्तान में अब 50 साल पहले, 30 साल पहले भी अगर कोई करप्शन करता हुआ दिखाई देता था तो उस फैमिली मेंबर को हिकारत की नजर से देखा जाता था। आजकल हमारी यंग जनरेशन जो है वो उनको रोल मॉडल बनाए हुए है जो कि मॉरली फाइनेंशियली करप्ट है। यो मच यंगर, आपका ये मफरूजा बिल्कुल गैर दुरुस्त है। आपने जो बात की है ना कि कानून होने चाहिए, कवानीन की इस मुल्क में कमी नहीं है। वो कहते हैं ना, लॉट ऑफ लॉज आर पास्ड एंड देन बाईपास। पर असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर ग्रेस होती तो कर गए होते रिजाइन, कि उनसे इस्तीफा लेना वो टारगेट होना चाहिए। डज दैट रियली मैटर? नहीं, पाकिस्तान की जड़ों और बुनियादों में करप्शन मौजूद है। अब हसन निसार साहब रेहाम खान के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आप जरूर मुलाहिजा कीजिए। मैं रेहाम खान को मिला हूँ, उनका एक बार मुझे फोन आया कि जी मिलना चाह रही हैं। वो तो बहुत टैलेंटेड खातून, इतनी नेचुरल अदाकारी है, इतनी उम्दा परफॉर्मेंस थी कि मुझे ना मीना कुमारी सब कॉन्टिनेंट की, वेस्ट में तो और बने जी, तो उस लेवल की स्क्रिप्ट थोड़ा कमजोर था, लेकिन इनके टैलेंट का जवाब नहीं। रेहाम खान मेरी हमवतन बहन का एक और डायलेमा ये भी है कि वो अपने आप को अभी भी एक लड़की शुमार करती हैं, वो ज़हनी तौर पे एक लड़की अपने आप को समझती हैं, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अपने आप को वो एक टीनेजर लड़की समझती हैं। राना सांगा उन्हें कहलवाना अच्छा लगता है, वो अपने आप को अभी भी राना सांगा फील करती हैं, एडवेंचरस हैं, केयरलेस हैं, टीवी के इंटरव्यूज में बबांगे दौल बताती हैं। बचपन से आई बीन एन आउटडोर बच्चा। I'm boy.
टोटली दरख्तों पे चढ़ती थी। बहुत ज्यादा दरख्तों पे चढ़े हैं, बहुत दफा गिरे हैं, टांगी बहुत ज्यादा जख्मी की हैं, तो बड़ी चोटें खाई हैं। राना सांगा मेरा नाम रखा हुआ था अम्मी ने, वाय राना संग। कि इतने वो ब्रूजेज एंड कट्स, और वो अभी भी वैसे वो आदत है। फर्स्ट लेडी बन सकती थी अगर कुछ सब्र थोड़ा सा करते, लेकिन सब्र उनसे, पेशेंस उनसे नहीं हुआ। उनको ओवरनाइट वो समझ रही थी कि इमरान खान की 20-22 साल की जो स्ट्रगल है, इसको सारा का सारा जो करंट है वो उनके स्टैचू में चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है। कहते हैं इकबाल, सीरत उड़ी तो आरिज़ और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। तो अगर सीरत एक्सक्लूड कर दी जाए, मैंने दुनिया का महंगा तरीन लिबास पहना हो, किसी शख्स ने दुनिया का महंगा तरीन लिबास पहना हो और उसके मुंह से बकवास ही निकलती रहे, तो आप उसको चंद लम्हात से ज्यादा, हम उसको चंद लम्हात से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी शख्स ने फटा बनियान पहना हो लेकिन उसकी बातों में दर्द हो, उसकी बातों के अंदर मंतक हो, उसकी बातों के अंदर वजहदारी हो, हिकमत हो, नसीहत हो, तो उसकी बातें सुनने को भी हमारा दिल करेगा। मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के मुतवक्के वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी ने 90 की दहाई में जमायमा गोल्डस्मिथ से शादी की। जमायमा बाज़ाब्ता तौर पे अपना मजहब, अपना फेथ तब्दील करके इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुई और उसके बाद शादी हुई। इस अमल के ऊपर हमारे खित्ते के अंदर लड़की को या लड़के को कत्ल भी किया जा सकता था, कि जिस लड़की ने किसी लड़के के लिए अपना फेथ, अपना मजहब चेंज कर लिया, तो हम यहाँ पे उसे गैरत के नाम पे कत्ल भी कर सकते थे। लेकिन मगरिब के अंदर इसके बरक्स गोल्डस्मिथ पूरी फैमिली जमायमा की इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसकी शादी के अंदर, उनकी शादी के अंदर शरीक हुई और उन्होंने इस शादी को बतरीके एहसन अंजाम दिया। इमरान खान दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी उस वक्त के गोल्डस्मिथ की बेटी को ब्याह के पाकिस्तान ले आए। जमायमा ने शादी के वक्त किस तरह रिस्पॉन्ड किया, जमायमा ने शादी के बाद इमरान खान के मिशंस को पूरा करने के लिए बीवी होने का हक किस तरह से अदा किया, जमायमा ने तलाक के बाद अपनी वो एक हमारा बिहेवियरल पैटर्न जो कुरान हमें कहता है, जिसमें अल्लाह कहता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे को छुपा के रखते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं। जमायमा ने तलाक के बावजूद उस इखलाकी प्रोटोकॉल को किस तरह नाफिजुल अमल रखा, ये भी आपने मुलाहिजा किया, ये भी हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अल्टीमेटली 2007 के अंदर जब कुछ दिनों के लिए इमरान खान को मुशर्रफ दौर में पुलिस ने हिरासत में लिया, कैद किया। छोटी बात है कि ये अगर इनका ख्याल है कि मैं जेल की वजह से डर के इसके साथ करूंगा, मैं और तेज अभी निकलूंगा इसके खिलाफ। मैं मुशर्रफ को कबूल करता ही नहीं, मैं कहता हूँ मुल्क का सबसे बड़ा। जमायमा उनके दिफा के लिए मगरिब में मैदान में उतर आई, उन्होंने तहरीक भी चलाई, वो टीवी टॉक शोज में गई और उन्होंने अपने साबिका मियाँ के इंसानी हकूक का भरपूर दिफा किया। The message from this little boy said it all. Free Abba. Jemima and her son brought with them the few English faces in the crowds. They were all friends and family of Jemima Khan, who's a veteran at campaigning for various causes. What's the latest you've heard about Imran? Latest I've heard was that overnight they moved him to another jail. He had been in a jail in his hometown of Lahore, and because there'd been large protests outside the jail, led by his sisters, who were then subsequently arrested too, they've now moved him to a jail in interior Punjab somewhere, and there's obviously much less access. Yes, he's been charged with state terrorism, which is a non-bailable offence, so the object, I assume, is to keep him silent and in jail for as long as possible. But obviously it also carries the death penalty, so it was shocking that he's gone to such lengths to keep Imran silent. Did you expect him to be arrested? Well, he had to be found first. He was found at the student. Yes, I wasn't surprised that he was arrested. I knew in advance that he was going to head this student protest in Punjab University. So that wasn't a particular surprise, but the charge is a surprise, and the relative brutality with which they arrested him. जमायमा ने कब किस तरह अपना मुकदमा वक्त और हालात के हिसाब से पेश किया इमरान खान के लिए, और किस तरह इमरान खान की गैर महसूस अंदाज में सपोर्ट बन के खड़ी रहीं, आप भी मुलाहिजा कीजिए।
Well, sacrifices have to be made in this job. Imran, he got to see his child for 2 days after it was born, and then not again until he was 6 weeks old or something. But I hope those sacrifices will be worth it. And as for the mudslinging, I think you have that in politics all over the world. Only problem in Pakistan is that there's no accountability, so it's very difficult to defend oneself. یہ تھی جمائمہ، تھی مغرب کی بیٹی، ریحام خان تھی مشرق کی بیٹی. اقبال نے کہا ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. جمائمہ کے برعکس ریحام خان کی جب طلاق ہوئی تو ریحام نے کس طرح سے اپنی شوہر کی عزت کے بخیے ادھیڑے، تار تار کر کے رکھا، گھنونے ترین الزامات لگائے. مشرق کی ایک بیٹی اپنے سابقہ شوہر کے لیے ایک بہت بڑا اس کی عزت کے لیے نیوکلیس اٹیک بن گئی. وہ فریڈم جو ریحام انجوائے کر رہی تھی یورپ میں، امریکہ، برطانیہ میں، وہ فریڈم شادی کے وقت انہیں چیلنج ہوتی محسوس ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی اس فریڈم کی کاسٹ کے لیے انہوں نے اس شادی کو بھی توڑ دیا. بڑے بھونڈے انداز میں توڑا، بڑے خطرناک انداز میں توڑا. غافل رہے دین سے. اگر مدرسہ زن، اگر ایک عورت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ زندگی کے بیلنس، خوبصورت انسانی بیلنس سے آؤٹ ہو جائے تو ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. تو ایسی تعلیمی یافتہ عورت عشق و محبت کے قابل نہیں رہتی، اور خاندان کو براٹ اپ کرنے میں محبت، کنسرن، پیشن، وداؤٹ دیز انگریڈینٹس یو کین نیور بلڈ اے فیملی. دس از فار شور. اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 464 پر یہ بات لکھی ہے، اور اس کا ذکر 2014 کے دھرنے کے دوران ہوتا رہا کہ ایک خاتون سے متعلق کہ وہ حاملہ ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی گئی. پھر ان کی ابورشن کی بات آئی. جو ابورشن تھا وہ ارینج زلفی بخاری نے کرایا لنڈن میں. اب بہت ساری شخصیات انوالو ہو گئی، عمران خان، ایک خاتون جس پر الزام لگا جن کا ظاہر نام نہیں ہے سامنے، زلفی بخاری، اور لندن کے ڈاکٹرز. تو یہ جو 2014 کی کنٹروورسی تھی آپ اپنی کتاب میں کنفرم کر رہی ہیں، جس پر آپ کو لیگل نوٹس بھیجنے کا دعویٰ ہے. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سرو کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چینلز کے اوپر یہ چلائیں. اور اس کا مقصد جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہراساں کرنا ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے. ایک عورت کو خاموش کرنے کی یہ ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بڑے عرصے سے یہ کرتے آئے ہیں اور لوگوں پہ یہ کرتے رہے ہیں اور یہ کامیاب ہوئے ہیں. آپ کو میں نے دکھایا کہ اگست 2017 سے حمزہ عباسی کی خاص طور پہ میں نے بلکہ کل ایک چینل پہ دکھایا کہ میرے لیپ ٹاپ پہ سے میں نے دکھایا کہ یہ مجھے ای میلز آئیں اور ہراساں کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں ایک دکان میں اپنے بیٹے کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوں اور حسین حقانی صاحب مجھے ملتے ہیں اور انہوں نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگایا ہوا ہے جو کہ اس خفیہ ملاقات کا جو کہ ایک دکان میں ہے، سر عام بازار میں ہے، اس کی تصاویر چلا رہے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر ایک اینکر ریحام خان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ان خواتین کے اوپر گھناؤنے، مکروہ، انتہائی I don't have words to express those allegations، الزامات، اپنی کتاب میں وہ الزامات بھی لگائے ہیں. ریحام خان نے اس کو ایک دفعہ بھی ڈینائل میں نہیں ڈالا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، بلکہ جب سوال کا جواب ان کے پاس نہ آیا تو انہوں نے شور کے والیوم کو بڑھایا، سبسٹنس کو گلا گھوٹا، جو کوالٹی تھی اس کو تہو بالا کیا، اور انہوں نے اپنا ایئر ٹائم پورا کیا، اپنا موقف دیا، دوپٹے کے ساتھ آئیں، فلیش کیا، اسٹیچو رکھا. جو ان کا بات کرنے کا انداز تھا وہ انتہائی ڈسٹارٹڈ تھا، وہ انتہائی ڈس فوکس تھا، وہ انتہائی ڈس فنکشنل تھا. ناظرین، انسان کا بیہیویئر اس کے عقیدوں کا عکاس ہوتا ہے. بڑی تیزی سے ایک عقیدہ ہم نے پچھلے چند دہائیوں کے اندر اڈاپٹ کیا. وہ عقیدہ ہے پیپر منی کی پرستش کا، سریام پرستش کا. زبان سے ہمارا کلام کلمہ کچھ اور ہے، لیکن عقل جو ہے وہ انہی سماج کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتی ہے. اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں، انسانوں کی پروگرامنگ کے اندر مذہب بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم. جب آپ روحانی ایک فقر کے بیلنس کو ایکوائر کر لیتے ہیں اس اپنے جہان کے اندر، تو پھر آپ کے دشمنوں کی انرجیز بھی آپ کے لیے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ پیسے کی ہنگر، بھوک جو ہے وہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے، بیماری ہے، برائی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی بڑے بڑے لیڈرز اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. پیسہ جمع کرنا، خزانے اکٹھے کرنا، پراپرٹیز بنانا.
یہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. بیسٹ خزانہ وہ ہے جو آپ کے پیٹ میں چلا گیا, اور اس کے بعد امپورٹنٹ خزانہ ہے وہ آپ کی ہیلتھ. اگر یہ دو چیزیں ہیں آپ کے پاس تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. آنے والی گورنمنٹ کے لیے بڑے سارے چیلنجز ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ عمران خان صاحب ایک اسکول ٹیچر کی بات کرتے ہیں, ایک مزدور کی بات کرتے ہیں, یہ ڈپرائیو طبقہ جو آئسولیٹڈ سیلز کے اندر ہیں, انسانی بیگار میں زندگی گزار رہے ہیں. خان صاحب کو یہ نعمتوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھولنے ہوں گے, اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک سسٹم کو پراپرلی انٹیگریٹ کر کے کوشش نہ کی جائے, ریاست کے تمام آرگنز کو یوز کر کے. اقبال کہتے ہیں مرکز سے جدا ہو کے ہے قوموں کی تباہی, ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں گھومے, مجھے کوئی شک نہیں وہ وقت جلد آنے والا ہے جب یہ ملک ہم فخر کے ساتھ دنیا میں سفر کریں گے اور جا کے بتائیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. پروگرام میرا سوال کے اختتام پہ بہت سارے سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. احمد عمران خان کو میرا سوال کی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد